नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये वो अनुच्छेद हैं जो सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रश्न संख्या 61। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 351, और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। जी बिल्कुल, अनुच्छेद 343। और इसके बारे में कुछ और जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, अनुच्छेद 343 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि संघ की राजभाषाएं हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये तो हो गई राजभाषा की बात। अच्छा, पर हमारे संविधान का जो भाग 17 है वो पूरा का पूरा राजभाषा से ही संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक आते हैं। तो फिर 351 का क्या काम है? हाँ, वहीं आ रही थी। अनुच्छेद 351 जो है वो असल में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। और वैसे संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 62। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? विकल्प हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 368। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 352। जी हाँ, अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जो मूल संविधान था उसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, उसकी जगह था आंतरिक अशांति। ओह जी, और इसे 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ उसके द्वारा बदला गया। अच्छा, तो ये एक बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 1962, 1971 और 1975 में। और जब भी ये लगता है तो इसकी घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास कराना जरूरी होता है। और मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। समझ गया। अगला सवाल, प्रश्न 63। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? और विकल्प हैं अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360। सही जवाब है अनुच्छेद 356। जी, अनुच्छेद 356। इसे ही हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल कहते हैं। हाँ, ये तो काफी सुनने में आता है। बिल्कुल। ये राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या मतलब राष्ट्रपति को अगर किसी और तरह से भी लगे कि राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही तो लगाया जा सकता है। इसकी घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है वो 3 साल हो सकती है। ये तो बहुत विवादास्पद भी रहा है ना? जी हाँ, इसका सबसे ज्यादा बार उपयोग हुआ है और ये अक्सर विवादास्पद ही रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, प्रश्न 64। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? विकल्प हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355, और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 360। जी, अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए है। ये तब घोषित किया जाता है जब भारत की जो वित्तीय स्थिरता है या कह सकते हैं साख है उस पर कोई खतरा हो। क्या ये कभी लगा है भारत में? नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। इसकी घोषणा को भी 2 महीने के अंदर संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए। और अगर ये लग जाए तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन और भत्तों में भी कमी का आदेश दे सकते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न 65। संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 74 में है, अनुच्छेद 356 में है या अनुच्छेद 76 में है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 352 में है। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था।
अच्छा, तो ये भी उसी संशोधन से आया है। हाँ, इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं? नहीं, पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सलाह चाहिए। और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। जो अनुच्छेद 74 है वो मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित है, जो मंत्रिमंडल से एक किससे संबंधित हैं? विकल्प थोड़े लंबे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। दूसरा, सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने का तथा धारण करने का अधिकार। तीसरा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। या चौथा, अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। और इसका सही जवाब है तीसरा विकल्प, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। जी, ये अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ये इस बात पर जोर देता है कि प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में प्रदान की जाए। इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था। तो क्या ये राज्यों के लिए अनिवार्य है? देखिए, ये प्रावधान राज्य पर एक कर्तव्य तो डालता है, लेकिन ये न्यायिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकते हैं जो वे आवश्यक समझें। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न 67। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। विकल्प हैं अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 390 में या अनुच्छेद 351 में। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 368 में। जी हाँ, अनुच्छेद 368 ये संविधान के भाग 20 में है। ये संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी पूरी प्रक्रिया को बताता है। लेकिन क्या संसद कुछ भी बदल सकती है? नहीं, यहीं पर केशवानंद भारती मामला आता है 1973 का। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में फैसला दिया कि संसद संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है। वैसे संशोधन 3 तरीकों से हो सकता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन। बहुत खूब। अब प्रश्न 68। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? विकल्प हैं संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, वित्तीय आपात, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण या भारत संघ की राजभाषा। और इसका जवाब तो हम अभी बात कर ही चुके हैं। पहला विकल्प, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। जी, ये पिछले प्रश्न की ही पुष्टि करता है। और संशोधन प्रक्रिया के बारे में कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अच्छा। और इसके लिए संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। चलिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, प्रश्न 69। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? विकल्प हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 356। हाँ, जैसा हमने पहले भी बात की थी, राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356, इसका प्रयोग अक्सर राजनीतिक कारणों से राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया गया है। तो इसे रोकने के लिए कुछ हुआ है? जी, एसआर बोमई बनाम भारत संघ का मामला था 1994 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए और कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। मतलब कोर्ट उसे जांच सकता है? बिल्कुल। आपको पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे एक मृत पत्र यानी डेड लेटर कहा था। उन्होंने उम्मीद की थी कि इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में ही होगा। अब आते हैं प्रश्न 70 पर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? विकल्प हैं 364, 368, 370 और 377। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 370। जी, अनुच्छेद 370 ये जम्मू और कश्मीर को एक अस्थायी विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान करता था।
ये प्रावधान संविधान के भाग 21 में था। करता था मतलब अब ये लागू नहीं है। जी, अगस्त 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त कर दिया और जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। बिल्कुल। अगला सवाल, प्रश्न 71। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? विकल्प हैं अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 क, अनुच्छेद 371 ख, अनुच्छेद 371 च। और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 371 क। जी, 371 का ये नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान करता है। ये नागाओं की जो धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं हैं, उनके पारंपरिक कानून हैं, उनके संबंध में संसद के अधिनियमों को सीधे लागू होने से रोकता है जब तक कि राज्य विधानसभा ऐसा ना चाहे। अच्छा, ये तो एक बहुत ही खास प्रावधान है। हाँ, इसे 13th संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा जोड़ा गया था। ये नागालैंड के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी भी देता है। प्रश्न 72। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय या सिक्किम? इसका जवाब तो हम पहले ही देख चुके हैं। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जी, ये प्रश्न 70 की ही पुनरावृत्ति है। जैसा हमने बात की, ये 2019 तक जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था, जिसके तहत रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर अन्य सभी मामलों में कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी। और जम्मू कश्मीर का अपना संविधान और अपना ध्वज भी था। अगला सवाल, प्रश्न 73। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? विकल्प हैं वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति शासन। जी, एक बार फिर, अनुच्छेद 356। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की सरकार भंग कर दी जाती है और राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं उनका प्रयोग संसद द्वारा किया जाता है। तो राज्य को चलाता कौन है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का प्रशासन चलाते हैं। ठीक है। प्रश्न 74। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विकल्प हैं अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 371। जी, अनुच्छेद 371। ये अनुच्छेद और इसके जो अलग अलग खंड है, मतलब 371A से 371J तक, वो कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। नागालैंड के अलावा और कौन से राज्य हैं? इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना या उनके सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना है। इसी से जुड़ा अगला सवाल, प्रश्न 75। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम, नागालैंड। इसका सही उत्तर है मिजोरम। जी, अनुच्छेद 371G मिजोरम से संबंधित है। इसे 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ा गया था। ये मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, उनके पारंपरिक कानून और भूमि के स्वामित्व से संबंधित मामलों में संसद की शक्ति को अप्रतिबंधित करता है। चलिए अब प्रश्न 76 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? विकल्प हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32। और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 18। हाँ, अनुच्छेद 18 जो उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ उपाधियों का अंत हो रहा है, दूसरी तरफ भारत रत्न दिया जा रहा है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया था और कोर्ट ने फैसला दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं है, इसलिए ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते। हाँ, लेकिन एक शर्त है, इन पुरस्कारों का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। अच्छा, मतलब कोई भारत रत्न सचिन नहीं लिख सकता? बिल्कुल सही। ठीक है। प्रश्न 77। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना
व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। विकल्प अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38 व 39 और सही उत्तर है अनुच्छेद 29 व 30। जी, अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के तहत आते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। प्रश्न 78। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? विकल्प हैं अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 क या अनुच्छेद 351। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 350 क। जी, 350 क। ये प्रश्न हमने पहले भी एक अलग रूप में देखा था जी। ये अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने के महत्व पर जोर देता है। इसका मकसद है कि संचार की बाधाएं दूर हो और शिक्षा ज्यादा सुलभ बने। प्रश्न 79। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 13 और 17। सही उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18। जी, ये 5 अनुच्छेद समानता के अधिकार की नींव है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जिसकी हमने अभी बात की। और आज का आखिरी सवाल प्रश्न 80। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? विकल्प अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का या अनुच्छेद 41। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51। जी, अनुच्छेद 51 ये संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये भारत की विदेश नीति का आधार है। ये राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है। तो आज हमने देखा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपके लिए एक सवाल, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।